हाँ तो जब भी कोई न्यू इमिग्रेंट कनाडा आता है ना, तो बहुत सारे लोगों में ना एक गाड़ी खरीदने का कीड़ा होता है कि भाई सब कनाडा आए हैं तो एक नई अपने सपनों वाली, अपने शौक वाली गाड़ी खरीदेंगे, जो भी हमने सपने वगैरह देखे थे उनको पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब $300-400 मंथली किस्त बनेगी, उसके ऊपर से थोड़ी बहुत गैस का खर्चा होगा और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का खर्चा हो जाएगा, तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन एक कॉस्ट जिसको काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि है कार इंश्योरेंस की कॉस्ट, वो यहाँ कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। $400, $500, $800, $900, $1000 मंथली भी देने पड़ सकते हैं आपको कार इंश्योरेंस में। तो आज की इस वीडियो में हम कार इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेनली 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भी कनाडा के अंदर कार इंश्योरेंस काम कैसे करती है, जो प्रीमियम के रेट्स होते हैं वो डिफर कैसे करते हैं, चेंज कैसे होते हैं, और साथ के साथ एज अ न्यू कमर आप अपने कार इंश्योरेंस के रेट्स किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो और अपने पैसे थोड़े बहुत सेव कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही आता है कि भी कनाडा के अंदर कार इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती क्यों है। अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि अगर हम कनाडा के अंदर कोई कार परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उस गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी को कोई डैमेज होता है, या फिर हमें कोई इंजरी हो जाती है, या फिर अगर किसी और गाड़ी के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ है और उस गाड़ी को कोई डैमेज होता है, या फिर उस गाड़ी को कोई चला रहा था उसको कोई इंजरी होती है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने का जो खर्चा होगा वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी देती है, अगर हमने कोई इंश्योरेंस वगैरह ले रखी है। बेसिकली जो कार इंश्योरेंस होती है वो इंजरीज या फिर प्रॉपर्टी डैमेज या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट्स वगैरह के लिए पे करती है। और उसके साथ साथ अगर कोई बिना कार इंश्योरेंस के रोड पे गाड़ी चलाता है तो पकड़े जाने पे बहुत ही हैवी फाइन्स देने पड़ सकते हैं, या फिर लाइसेंस का सस्पेंशन भी हो सकता है, या फिर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हम फ्यूचर में अपनी PR अप्लाई करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी या फिर सिटीजनशिप भी अप्लाई करते हैं, तो कुछ केसेस में वो भी कैंसिल हो सकती है। अब दूसरी चीज ये आती है कि भी कनाडा के अंदर जितनी भी प्रोविंसेस है ना, उनको आप कार इंश्योरेंस के बेसिस पे 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। कुछ ऐसी प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर जो कार इंश्योरेंस है वो पब्लिकली फंडेड होती है, और कुछ ऐसी प्रोविंसेस हैं जहां पे प्राइवेट कंपनीज कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। पब्लिक सिस्टम के अंदर आती हैं 3 प्रोविंसेस, ब्रिटिश कोलंबिया, सस्कैचुअन और मैनिटोबा। दे सेल बेसिक पॉलिसीज थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज। और मिक्स्ड या फिर प्राइवेट सिस्टम के अंदर आती हैं ओंटारियो, अल्बर्टा, क्यूबेक या फिर अटलांटिक प्रोविंसेस। दे रिलाई ऑन प्राइवेट कंपनीज ऑल्दो गवर्नमेंट स्टिल सेट्स मिनिमम कवरेज रूल्स। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें डायरेक्टली इंपैक्ट करता है वो ये है कि जो कार इंश्योरेंस हम लेते हैं इसके जो प्रीमियम्स होते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। या कनाडा के अंदर जो भी हम ये कार इंश्योरेंस के प्रीमियम्स मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली पे करते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं कंपनी के साथ डिस्कस करने के बाद। तो वो कंपनियां ये प्रीमियम्स को किस तरीके से इंक्रीज करती हैं या फिर डिक्रीज करती है, क्या हिसाब किताब होता है। ऑल्दो ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जो अभी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि भाई 2024 में जो कार इंश्योरेंस के रेट्स थे ना, ये 12% से इंक्रीज हुए थे बिकॉज ऑफ कार थेफ्ट, रिपेयर्स एंड सिवियर वेदर। तो यार सबसे पहला फैक्टर जो हमारी कार इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को डिसाइड करता है वो है हमारी एज या फिर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई रोहित नाम का बंदा है, वो आज की डेट में 24 साल का है, वो 4 साल पहले 20 साल की उम्र में कनाडा आया था और कनाडा आते ही उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था, और पिछले 4 साल से वो कनाडा के अंदर अपनी गाड़ी चला रहा है, खरीदी हुई है या फिर रेंट पे लेता है, जो भी है, लेकिन 4 साल पुराना उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसकी इंश्योरेंस एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो भी नया नया कनाडा आया है या फिर उसको 1 साल हुआ है और 1 साल पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो रोहित की जो इंश्योरेंस है ना वो कम होगी। उससे अगला फैक्टर आ जाता है हमारी ड्राइविंग हिस्ट्री, कि भी पहले हमारा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा, या फिर हमें कोई टिकट तो नहीं मिली हुई जिसके लिए हम कन्विक्ट हो गए थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई माइनर से भी टिकट लग जाती है, जैसे कि भी सीट बेल्ट नहीं पहनी, या फिर ओवर स्पीडिंग कर दी थी, 80 की रोड पे 100 पे चला लिया था, या फिर ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, रेड लाइट हो रखी थी, तो ऐसी माइनर टिकट्स के लिए 10 to 20% हमारी जो इंश्योरेंस है ना वो इंक्रीज हो सकती है। और इन केस हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एट फॉल्ट अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोलिजन हो जाती है, या फिर पीछे से हम किसी गाड़ी को ठोक देते हैं, तो बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जो इंश्योरेंस के रेट्स है ना वो 6 साल तक हमारे बढ़े रहेंगे। मतलब जो एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर टिकट्स वगैरह होती है ना, मेजर टिकट्स होती हैं, वो 6-6 साल तक हमारे रिकॉर्ड पे रहती हैं। तो बिल्कुल ध्यान से यार यहाँ कनाडा के अंदर गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि अगर कोई छोटी सी भी गलती होगी ना तो उससे हमारे महीने के $20 $30 इंक्रीज हो जाएंगे, और उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब यार अगला फैक्टर जिसके ऊपर हमारी कार इंश्योरेंस के प्रीमियम्स डिपेंड करते हैं वो ये है कि भी हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हम कौन सी गाड़ी ओन करते हैं, उसको चोरी होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, उसको रिपेयर कराने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है। जितना ज़्यादा खर्चा होगा उतनी ज़्यादा हमारी इंश्योरेंस होगी। उसके साथ साथ वो कितनी ज़्यादा सिक्योर है, कितनी ज़्यादा सेफ है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई लग्जरी गाड़ी खरीद लेते हैं, लग्जरी SUV है, मर्सिडीज, ऑडी वगैरह, या फिर कोई ऐसा मॉडल जिसका चोरी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उस केस में उसकी जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद यार बात आ जाती है कि हम रहते कहाँ हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, एक सिटी के किस पार्ट में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं या फिर रूरल एरिया में रहते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है हमारे कार इंश्योरेंस के प्रीमियम्स
को कि भी महंगा होगा सस्ता होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो 25 साल का है, उसके पास 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो लंदन ओंटारियो के अंदर रहता है और एक पर्टिकुलर गाड़ी वो ओन करता है, जो मॉडल आपको पसंद है वो मान लो। और सेम प्रोफाइल का बंदा ब्रैम्पटन के अंदर रहता है, वो भी 25 साल का है, उसके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, और साथ के साथ सेम गाड़ी सेम मॉडल सारी चीज़ें सेम वो ओन करता है। तो ब्रैम्पटन वाले बंदे का जो प्रीमियम होगा ना इंश्योरेंस का, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रैम्पटन के अंदर जो एक्सीडेंट है या फिर जो थेफ्ट है वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीट में आप रहते हो, मतलब एक मोहल्ले में रहते हो, जैसे ही आप मोहल्ला चेंज करते हो तो आपको जो इंश्योरेंस है वो आधा हो जाता है। मेरा एक फ्रेंड है जो कैलगरी के एक पर्टिकुलर एरिया में रहता था, उसकी जो इंश्योरेंस थी ना वो थी 800 पर मंथ, लेकिन जैसे ही वो दूसरे एरिया में गया तो उसकी इंश्योरेंस 250 पर मंथ होगी। तो ऐसा भी हिसाब किताब होता है, मतलब स्ट्रीट पे भी डिपेंड करता है, एक गली से दूसरी गली में जाओगे तब भी इंश्योरेंस चेंज हो जाती है। अब यार बात करते हैं काम की कि भी किस तरीके से आप अपने कार इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हो, मतलब किस तरीके से थोड़े बहुत डिस्काउंट्स वगैरह ले सकते हो ताकि आपके काफ़ी पैसे सेव हो जाए। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि भी कनाडा के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो अपनी कार इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को मंथली पे करते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है, अगर आप क्वार्टरली या फिर ईयरली पे कर सकते हो तो आप अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी से बात करो। ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना वो ईयरली पे करने पे 10 to 15 या फिर कभी कभी 20% तक का भी डिस्काउंट ऑफर कर देती हैं। दूसरा तरीका ये है कि भी कनाडा के अंदर कार इंश्योरेंस के साथ साथ अपने घर की भी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। अगर आप ओन करते हो तो होम इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, अगर आप रेंट करते हो तो टेनेंट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तो अगर आप दोनों चीज़ें एक ही प्रोवाइडर से लोगे तो उस केस में आपको बंडल वाला डिस्काउंट दे देते हैं, कभी कभी 5%, कभी कभी 10%। तो डेफिनेटली बात करो। तीसरी चीज़ ये है कि आप गाड़ी ही इस तरीके की खरीद सकते हो कि भी जिनकी इंश्योरेंस कॉस्ट इन जनरल थोड़ी सी कम होती है, जैसे कि पुरानी सेडान्स वगैरह। ऊपर से अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हो तो और सस्ता हिसाब किताब पड़ेगा। अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात कर सकते हो कि भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है, क्या सिस्टम होता है। उसके बाद बात आती है डिडक्टिबल की। तो बेसिकली डिडक्टिबल क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप कोई गाड़ी ओन करते हो बढ़िया सी, खुदा ना खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको रिपेयर करने की जो कॉस्ट है वो है $7,000 और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपका डिडक्टिबल डिसाइडेड है $1,000। तो उस केस में वो जो $7,000 लगेंगे ना गाड़ी को रिपेयर करने के, तो उसके जो पहले $1,000 हैं वो आपको अपनी पॉकेट से देने होंगे, जो रिमेनिंग $6,000 है वो कंपनी देगी। लेकिन अगर आप अपना डिडक्टिबल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हो, मान लो आप $2,000 उसको रख लेते हो, तो उस केस में आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। 3,000 कर लेते हो डिडक्टिबल तो प्रीमियम और कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होता है, क्योंकि डिडक्टिबल ज़्यादा कर दोगे तो अपनी पॉकेट से आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो एक ट्रेड ऑफ है, बैलेंस लेके चलो। 1,000 या फिर $2,000 का आप डिडक्टिबल रख सकते हो तो प्रीमियम थोड़ा सा ठीक ठाक आ जाता है। और आजकल काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज, काफ़ी सारी क्या ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपनी अपनी एक ऐप प्रोवाइड करती हैं जो आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी होती है इंश्योरेंस खरीदने के बाद। वो ऐप क्या करती है, आपके सारे टेलीमेटिक्स को रिकॉर्ड करती है कि भाई आप कितनी स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे इस रोड पर जहाँ पे 80 की स्पीड है, उस पर आप कितनी स्पीड पर चला रहे थे, आप कितने सेफ ड्राइवर हो, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है। तो अगर आप जितने ज़्यादा आप सेफ ड्राइवर होगे उतनी ज़्यादा आपकी आगे जाके इंश्योरेंस कम होगी। और साथ के साथ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अप फ्रंट 10% डिस्काउंट ऑफर कर देती हैं कि भाई ऐप इंस्टॉल करो, 10% हम आपकी इंश्योरेंस के प्रीमियम को रिड्यूस कर देंगे। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हो। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के टाई अप्स होते हैं कुछ कंपनीज के साथ, तो वहाँ से आपको 5 या 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। या फिर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हो, अपने HR डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो, तो उस केस में भी कुछ टाई अप्स वगैरह होते हैं, तो 5-10% का डिस्काउंट वहाँ से मिल सकता है। और साथ के साथ काफ़ी सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने एलुमनाई को भी काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं 5-10%। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बात करो, यू नेवर नो आपके $10-20 महीने के सेव हो जाएंगे। उसके अलावा यार इमिग्रेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोगों को कनाडा आने से पहले अपनी होम कंट्री में ड्राइविंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। 18 साल की उम्र में ज़्यादातर लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं और बढ़िया तरीके से गाड़ी गुड़ी जो भी चीज़ है वो चला रहे होते हैं, तो सिस्टम सेट होता है। तो उस केस में कनाडा आने से पहले आप अपनी लोकल अथॉरिटी के पास जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी सर्टिफिकेट होता है या फिर एक्सट्रैक्ट वगैरह होता है वो निकलवा लेना। और फिर यहाँ कनाडा के अंदर जब आप अपना लाइसेंस वगैरह लोगे तो वो चीज़ जब दिखाओगे, एक्सट्रैक्ट वगैरह दिखाओगे, तो आपको डायरेक्टली फुल लाइसेंस मिल जाएगा। तो फुल लाइसेंस जिनके पास होता है उनकी इंश्योरेंस थोड़ी सी कम होती है, इंटरमीडिएट लाइसेंस वालों की इंश्योरेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और साथ के साथ रेफरेंस भी चलती है, मतलब अगर आपको कोई फ्रेंड जो पिछले 1 साल से 6 महीने से कनाडा के अंदर रह रहा है, उसके पास गाड़ी है, कार इंश्योरेंस है, तो उसने जहाँ से इंश्योरेंस ले रखी है उससे बात कर सकते हो। तो उस केस में आपको रेफरेंस से
5 या 10% डिस्काउंट मिल सकता है। आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये भी सीन काफ़ी जगहों पे होता है। मेरे को ऐसे डिस्काउंट मिला था जब मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम एक गाड़ी ली थी जिसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। इस वीडियो में उसके बारे में मैंने बात की थी। तो रेफरेंस के थ्रू मेरे को 10% इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिला था। मेरे फ्रेंड को भी मिला था, मेरे को भी मिला था। छोटी सिटीज़ के अंदर ये ज़्यादा होता है। और उसके अलावा जब भी हमारी इंश्योरेंस का रिन्यूअल होता है, जनरली 1 साल के बाद होता है, तो जो भी आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, आपके सर्कमस्टांसिस में कोई भी अपडेट है, वो अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर दो। हो सकता है कि पहले जब आपने इंश्योरेंस खरीदी थी नई तब आप ऐसे घर में रहते थे जिसमें आप गाड़ी स्ट्रीट पार्किंग करते थे, लेकिन अब आप ऐसे घर में रहते हो, मूव हो गए हो और वहाँ पे गराज है तो आप गराज के अंदर पार्क करते हो, तो उस केस में आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भी कनाडा के अंदर जो इंश्योरेंस का जो भी सिस्टम बना हुआ है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, महंगा है, सस्ता है, मेरे को नहीं पता। ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन जो भी दुनिया के साथ चलना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पूरे सिस्टम के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करने की कोशिश करते हैं या फिर इनडायरेक्टली स्कैम करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमित नाम का बंदा है जो कि ब्रैम्पटन ओंटारियो के अंदर रहता है, और अमित का एक दोस्त है रोहित जो कि सारनिया ओंटारियो के अंदर रहता है। अब सारनिया एक छोटी सिटी है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह कम होते हैं, चोरी वगैरह कम होती है। उसकी वजह से सारनिया के अंदर जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन ओंटारियो। अब अमित अपनी इंश्योरेंस कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करता है, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपने फ्रेंड रोहित का एड्रेस दे देता है जो कि सारनिया ओंटारियो का है। तो अमित की भी इंश्योरेंस कम हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। इसकी वजह से इन केस अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर पकड़े जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप एक पूरे सिस्टम को स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ ऐसा काम करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई 30,000 40,000 डॉलर की गाड़ी है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद कंपनी को पता लग जाता है कि आपने गलत एड्रेस दिया हुआ था, तो उस केस में आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा और झूठ बोलने के लिए एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। बाकी कनाडा आने के बाद गाड़ी खरीदने का जो कीड़ा है वो तो कभी जाएगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा, हमेशा वो रहेगा, ठीक है। तो अगर आप कनाडा के अंदर गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि भी कैश पे लेनी चाहिए या फिर फाइनेंस करानी चाहिए, पुरानी लूँ नई लूँ, क्या होना चाहिए, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। तो राइट वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो, TFSA, RRSP, FHSA, ETFs वगैरह, मैं कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, वो सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड एज ऑलवेज, जब तक अगली बढ़िया वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड बताइए सबको कीप हसलिंग।